हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। स्टार्ट किया जाए। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 और ये बेसिकली बताता है लीजेस के बारे में। लीज, लीज यानी पट्टा। वो बट्टा यानी बेल्ट वाला पट्टा नहीं। लीज है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, इसको कवर करता है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दो तरह की लीज आती हैं हमारे सामने। कितने तरह की सर? दो तरह की। हाँ, दो तरह की लीज आपको देखने को मिलेंगी। पहली कहलाएगी ऑपरेटिंग लीज और दूसरी कहलाएगी फाइनेंस लीज। दोनों में क्या फर्क है सर, देखते हैं। लेकिन पहले तो आप ये समझे कि लीज क्या है। सर, लीज का मतलब किराए पर देना। मैंने अपना ये लैपटॉप उठाया, आपको मैंने किराए पर दे दिया, दिस इज कॉल्ड लीज। किराए पर दे दिया, इसका मतलब मैं आपसे पीरियोडिक पेमेंट लूंगा, चाहे वीकली, चाहे मंथली, चाहे डेली, चाहे ईयरली, एक सर्टेन अमाउंट पे लूंगा एज अ रेंट। हाँ या ना? मैं कहलाऊंगा लेजर और आप कहलाएंगे लेजी। मैं कहलाऊंगा लेजर और आप कहलाएंगे लेजी। और जो एसेट या लैपटॉप मैंने आपको दिया वो उसको कहा जाएगा लीज्ड एसेट। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई लोगों को टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है, मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी टॉपिक एक स्टूडेंट को टफ इसलिए लगता है, कहीं पर भी लाइफ के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर जाकर के बात करें तो हम लोग की आदत होती है चैलेंजेस एक्सेप्ट ना करना या टफ रास्ते पर ना चलना। अपने कंफर्ट जोन को हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है ना, जहां पर चीजें आसानी से मिल जाएं। सर कोई ऐसा तरीका बता दीजिए ना, 2 दिन में सीए, सीएस या सीएमए बना दीजिए। सर कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए ना, 2 दिन में करोड़पति बना दे। हर आदमी का होता है शॉर्टकट, कम समय में आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है, शॉर्टकट्स कभी किसी चीज का नहीं होता। जब आप किसी लंबे रास्ते पर चलते हैं ना, मीन्स लंबे रास्ते इन द सेंस टफ चीज़ों को जब एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके सामने आने वाली छोटी मोटी चीज़ें वैसे ही आसान हो जाती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने मैथ्स में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आपने मान लीजिए रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करें किसी भी चैप्टर के, आपने उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ समय बाद आप क्वेश्चन को देखते हो ऐसे होगा, तो हो ऐसे होगा, वो अपने आप हो जाता है। वो प्रैक्टिस है, शॉर्टकट पता चल जाता है। कई बार हम लोग अपने ही मेथड्स को शॉर्ट कर लेते हैं, जो 10 स्टेप थे उसमें से 4 स्टेप खुद डिलीट कर देते हैं। चीज़ों को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। वो केवल चीज़ें होती हैं कब? जब आप उसमें एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। बिना एक्सपीरियंस, बिना प्रैक्टिस किए कुछ होने वाला है नहीं। तो उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और जो चीज़ आपको डराती है उसके साथ भूत की तरह चिपकना पड़ेगा। ठीक है ना? जब आप भूत की तरह उसको चिपक जाएंगे, कहेंगे अब नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तू समझ में नहीं आ जाता, तब तक ठीक है। अब आ जाएगा उसके बाद पक्का। तो हम अब लीज में देखेंगे, दे आर 2 टाइप्स ऑफ लीज। एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंस लीज। सर ये दोनों फर्क क्या है? मैंने अपना लैपटॉप आपको किराए पर दिया, आप मुझे किराया दे रहे हैं, किराया मेरी इनकम, वो एसेट आप वापस कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा 2 तरह की लीज होती है, दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपको लैपटॉप दिया, 1 महीने बाद आप हमको वापस कर दे रहे हैं लैपटॉप। आपको 1 महीने के लिए लैपटॉप चाहिए था, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के, दैट इज ओके। लेकिन अगर मैं आपको लैपटॉप दूं, मैंने कहा कितने समय के लिए चाहिए, आपने कहा 4 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, चलिए 5 साल के लिए लैपटॉप चाहिए। अब उसके बाद मेरे लिए बचेगा क्या? एसेट मेरी है, मैंने आपको यूज करने के लिए दी, बट यू आर जस्ट डिमांडिंग टू यूज दैट एसेट फॉर नेक्स्ट 5 years. Now the max of the useful life is to be utilized by you itself. Even though you are a lazy, I am the laser. The asset is belongs to me. I am the owner of the asset, but the maximum life of the asset is to be utilized by you. तो क्या वो नॉर्मल लीज है? नहीं सर, वो नॉर्मल लीज नहीं होगी, वो फाइनेंस लीज होगी। और जो डेली अप एंड डाउन एसेट आती है जाती है, मेरा शमियाने का काम है। मैंने चेयर्स लगाई किसी एक शादी ब्याह में, वहां से वापस ली, किसी दूसरे को किराए पर दी, दूसरे से लिया, तीसरे की शादी में लगाया। दिस इज योर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का ये सिस्टम है। फाइनेंस लीज जो मैंने आपको बताया, मैं बड़ी बड़ी प्लांट और मशीनरीज बनाता हूं, किसी ने कहा मुझे किराए पर दे दो, ले जाओ। कितने साल के लिए? उस एसेट की लाइफ ही उसकी 20 साल है, मैंने उसको 15 साल के लिए किराए पर दे दिया। नाउ एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, what shall I do with the asset? Because the life of the asset has been utilized by you, max of the term.
आपने उस एसेट की मैक्सिमम लाइफ का टर्म जो है अपने में यूज कर लिया। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल लीज। नाउ दिस टाइप ऑफ लीज टू बी कैटेगराइज एज फाइनेंस लीज। अब आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की, तो वहां पर हम लोग केवल अकाउंटिंग पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं? अकाउंटिंग पर। मेरी बात ढंग से समझेंगे एक एक चीज। अगर आज का और नेक्स्ट सेशन समझ में आ गया तो समझ लो इस सेक्शन इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की बल्ले बल्ले, कोई ज्यादा टफ नहीं लगेगा। उसके बाद कहता क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आपको बताता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, नॉट ओनली इन द बुक्स ऑफ द लेसर बट ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ द लेजी। लेसर और लेसी की बुक्स में क्या एंट्री करनी है वो आपको जानना है। और लीज एसेट क्या है? जो सब्जेक्ट मैटर है एसेट का, जिस एसेट को लीज पर दिया जा रहा है, दिस इज नोन एज लीज्ड एसेट। तो तीन चीजें हो गई। एक तो लेसर, मी, जो मैं अपनी एसेट आपको दे रहा हूं, लेसी यानी आप जो किराए पर एसेट ले रहा है, और लीज एसेट जिसको किराए पर दिया जा रहा है या लीज पर दिया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं पट्टा। ठीक है ना? अच्छा, इसकी अकाउंटिंग करना हम लोग सीखेंगे। चलिए सर, ये तो जानते हैं। अ लीज इज एन एग्रीमेंट। ओके, इट्स एन एग्रीमेंट जिसमें लेजर कन्वे करता है लेसी को इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट ऑफ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। आप हमको हर महीने, हर 10 दिन, हर दिन कुछ ना कुछ देंगे, पीरियोडिक पेमेंट करेंगे। वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी होता है, या एग्रीमेंट के हिसाब से कोई और दिन हो सकता है। जिस पीरियोडिक पेमेंट को आप हमको करेंगे उसको हम लीज रेंट के नाम से जानेंगे। द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। जितने समय के लिए मैंने आपको वो एसेट दी, उतने समय के लिए आप उसको एसेट को यूज करेंगे। दिस इज नोन एज लीज। तो बट ऑब्वियस है, लीज हमारा एक एग्रीमेंट है। लीज हमारा एक एग्रीमेंट है। अब मैं ये सब चीज आपको कुछ नहीं बताने जा रहा, कुछ भी अभी नहीं बताने जा रहा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच करूंगा यहां पर। टाइप्स ऑफ लीज, दो तरह की लीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज फाइनेंस लीज एंड द सेकंड वन इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज। व्हाट इज फाइनेंस लीज? अब ढंग से सुनेंगे। अगर फाइनेंस लीज समझ में आ गया तो ऑपरेटिंग लीज को आप डिफाइन कर लेंगे। क्या जरूरी है सर हम फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज में बाइफरकेट करेंगे? यस, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इट इज मैंडेटरी टू बाइफरकेट द लीज ईदर ऑन फाइनेंस लीज और ऑन ऑपरेटिंग लीज बेसिस। वी आर नीडेड टू बाइफरकेट इट। बिना बाइफरकेशन के अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और दोनों में अकाउंटिंग का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका। अकाउंटिंग किराया किराया होता है, नहीं किराया किराया नहीं होता। जो आप सोच रहे हैं वो थोड़ा गलत सोच रहे हैं, थोड़ा सही सोचते हैं। फाइनेंस लीज क्या है? फाइनेंस लीज में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैंने आपको 20 साल की एसेट है, लाइफ की एसेट की 20 साल की है, और मैंने 15 साल के लिए, 18 साल के लिए आपको किराए पर दे दिया, इज इट अ नॉर्मल लीज? ना, इट्स अ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज जिसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो मैंने आपको वो एसेट 15 साल, 17 साल, 18 साल के लिए दिया। इसका मतलब उस एसेट, मान लो मैंने वो एसेट खुद के लिए खरीदी थी, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट एसेट आई वाज थिंकिंग कि अब मैं इस एसेट से ये काम करूंगा, ये कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, ये कमाऊंगा। आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक दैट एंड आई वाज ड्रीमिंग। आप मेरे सामने आए, आपने कहा ये एसेट खरीदो। मैंने कहा हाँ, किराए पर दे दो। है किराए पर नहीं देनी, मैं इतना दूंगा। अच्छा, इतना दोगे? इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मेरी सोच वो 2 मिनट के लिए मान लेते, खत्म। मैंने कहा अच्छा, किराए पर कितने साल के लिए चाहिए? तुमने कहा 15 साल के लिए चाहिए। मैंने कहा अरे, इस एसेट की लाइफ ही 20 साल है, 15-18 साल तुम ही मांग ले रहे हो। इट मीन्स ये हुआ कि जो रिस्क और रिवॉर्ड्स, जो उस एसेट से रिलेटेड रिस्क थे, नाउ यू जस्ट वांट टू बी अ दोस्त। उस एसेट से रिलेटेड जो रिवॉर्ड्स मुझे मिलने थे, प्रॉफिट्स में कमा सकता था, नाउ ऑल दोज रिवॉर्ड्स विल बी अर्न्ड बाय यू, even though I am the owner, but the risk and reward substantially are transferred from the lessor to the lessee. Got it? हाँ या ना? Is a lease, finance lease is a lease that transfers substantially all the risk and rewards incident to the ownership of an asset. Title may or may not be eventually transferred. तो भले ही एसेट में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं मैं, किराए पर दे रहा हूं आपको, लेकिन उस एसेट से रिलेटेड सारे के सारे रिस्क और रिवॉर्ड अब आप लोगे।
उस एसेट में कुछ टूट फूट होती है, आप बनवाओगे, उस एसेट में कुछ नुकसान होता है, वो आपका होता है, उस एसेट के कारण आपका कुछ नुकसान होता है तो भी आपका है, उस एसेट से अगर कुछ फायदा है तो वो भी आपका ही। तो अगर लीज इस तरह की है तो उसको हम कहते हैं फाइनेंस लीज। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज वो होगी जो फाइनेंस लीज नहीं होगी। सर इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है? हाँ ठीक है। फाइनेंस लीज को आप कैसे अप्रोच करेंगे कि कोई लीज आपकी फाइनेंस लीज है? हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता होना चाहिए कि ये एसेट जो हम किराए पर दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, दिस इज अ फाइनेंस लीज एंड दिस कैटेगरी इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज। नाउ वी आर नीडेड टू बाइफर्केट बोथ ऑफ दीज टू. First of all, we know that yes, if incidentally all the asset and all the risk and rewards are transferred, substantially all the risk and rewards are transferred from the lessor to the lessee incident to the asset, it is known as finance lease. But these are not the indicators. How will you find that? अब वो हमें वो इंडिकेटर्स चाहिए, इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करें कि हाँ ये इंडिकेशन कर रहा है कि हमारी फाइनेंस लीज है। और ऑपरेटिंग लीज कौन है? जो फाइनेंस लीज नहीं होगी वो हमारी ऑपरेटिंग लीज होगी। गॉट इट? क्लियर है? इंडिकेटर कहता है पहला, हो सकता है कि लीज टर्म के आखिर में, जब लीज टर्म खत्म होगा 15 साल, उसके बाद लेसी जो है उस लीज एसेट्स को खरीदने के लिए हाँ करता है। द लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। जब सामने वाला कहता है कि भाई एक काम करो, 15 साल तक मैं इस एसेट को ले लेना हूं किराए पर, और हो सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, हो सकता है, या ही इज गिविंग अस एन एश्योरेंस दैट आफ्टर द लीज टर्म द लेसी विल बाय, आप उसको बाय कर लोगे, खरीद लोगे। लीज टर्म के एंड पर, लीज टर्म तक यू विल मेक द पेमेंट ऑफ लीज रेंट टू मी, बट आफ्टर द एंड ऑफ द लीज टर्म सर्टेनली यू विल बाय द एसेट। ओके, दूसरा, तो ये फाइनेंस लीज का इंडिकेशन हो गया। अब मेरे पास तो एसेट है ही नहीं, हमने तो खरीदी थी, ले तो आप गए। द लेजी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट। अब आपने खरीदा नहीं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। नाउ यू आर नॉट गिविंग मी एन एश्योरेंस दैट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आई विल बाय दैट, यू आर नॉट सेइंग लाइक दैट, बट देयर इज एन ऑप्शन अंडर एन एग्रीमेंट दैट as and when the lease term will lapse, the lessor will give an option to the lessee to buy the asset, and to buy the asset which is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date option become exercisable such at the inception, and it is reasonably certain that the option will be exercised. This is the important sentence. In the first situation, that was the first indicator that yes, there is an agreement between lessor and lessee, that and a clause is there in an agreement that lessee will buy the asset after the lease term. Now there is an assurance, 100% assurance there is, but on the other hand there is no any such type of clauses inserted in that, but it is clearly saying that after the end of the lease term the lessor will give an option to buy the asset to the lessee. The lessee can buy the asset and it is reasonably certain that option will be exercised by you. और ये लग रहा है कि आप इस एसेट को खरीद लोगे, तो ये भी फाइनेंस लीज हो गई। अब दिमाग में बार बार ये मत कहना 15 साल 15 साल, 10 साल ही क्यों ना हो। मैंने क्या बोला? 20 साल में से 10 साल ही क्यों ना हो, लेकिन लीज टर्म के एंड पर हम आपको एक ऑप्शन देंगे खरीदने का और खरीद लोगे आप। हमें मालूम है पहला सिचुएशन कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे क्योंकि क्लॉज में दिया है। दूसरा सिचुएशन, क्लॉज में खरीदने का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ हम आपको एक ऑप्शन देंगे खरीदने का और आप ऑप्शन को अवेल कर लोगे। दूसरा, बोथ ऑफ दीज टू केसेस आर फाइनेंस लीज। तीसरा, द लीज टर्म्स फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। ओके, जो लीज दी जा रही है एसेट वो मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए दी जा रही है। ये चीज याद रखिए जो मैंने बताया, 20 साल में 15 साल, 16 साल 17 साल, 18 साल 19 साल, पूरा 20 साल। एट द इंसेप्शन, ये थोड़ा टेक्निकल होगा जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, दिस इज समहाउ इट इज टेक्निकल टू ऑल ऑफ यू, लेकिन हाँ थोड़ी देर में मैं जब इस टेक्निकल टर्म्स को मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उसके बाद जब इस पर आएंगे अगेन यू विल कम टू नो दैट यस वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट। एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज प्रेजेंट वैल्यू, सर ये तो हम लोग कैपिटल बजटिंग में देखते थे
किसमें देखते थे? कैपिटल बजटिंग चैप्टर में, या आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर पढ़ा हो तो उस चैप्टर में आप लोगों ने इससे रूबरू या दो चार हुए होंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, या कैपिटल बजटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो गया, जो भी आप नाम दे दो। तो उसमें आपने ये प्रेजेंट वैल्यू वर्ड देखा है। मैंने कहा ना थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेट इट बी, अगर आप नहीं जानते तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, यानी लीज के स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट वैल्यू है, किसकी प्रेजेंट वैल्यू? एमएलपी टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। मान लो लैपटॉप का दाम है मेरा 1 लाख, आप हमारे पास किराए पर लेने आए। ये लैपटॉप मैंने कब खरीदा होगा? सर आपने खरीदा पूरा 1 लाख दे दिया, मान लीजिए आप ही ने आज आपने खरीदा, आज आपने पूरा 1 लाख रुपए पे कर दिया जिसको पे करना था। आप मेरे पास आए कि हमें ये किराए पर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, 20-20 हज़ार की 7 किस्तें दे दो। यानी अब आप टोटल हमको कितना दे रहे हो? 1,40,000। लैपटॉप का दाम कितना है? 1 लाख। और आप हमें दे कितना रहे हो? 1,40,000। कितने सालों में? सर 7 ईयर्स में। तो जो 1 रुपए की वैल्यू आज है, क्या 1 साल बाद रहेगी? नहीं सर, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ मनी होगा। इन्फ्लेशन से उस नॉर्मली इन्फ्लेशन से उस पैसे का दाम कमजोर पड़ेगा। तो अगर मैं एक हाइपरबोला एक ऐसे ही अमाउंट ले लेता हूं, टेंटेटिव अमाउंट ले लूं कि अगर इस 1,40,000 को आज की डेट में कन्वर्ट किया जाए, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट ऑल द फ्यूचर वैल्यूज इनटू द प्रेजेंट वैल्यू, तो अगर हम सारे फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये आएगा नियर अबाउट 1,05,000 या 98,000, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। 2 मिनट के लिए मानते हैं। अब जरा हम फिर से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं जो मैंने ऊपर पढ़ा। एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट, तो जो आप हमें मिनिमम लीज पेमेंट ये पे करोगे, कौन सा? ये 20-20 हज़ार जो 7 बार दे रहे हो ना, ये मिनिमम लीज पेमेंट आप पे कर रहे हो मुझे। अभी हम लोगों ने मिनिमम लीज पेमेंट नहीं पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट, वो हम लोग को अभी देखना बाकी है, तो अभी टेंशन लेने का नहीं। अभी नॉर्मल ये समझ लो, जो आप हमें हर महीने 20-20 हज़ार दोगे, हर साल जो 20-20 हज़ार दोगे, 7 सालों में 1,40,000 दोगे, वी आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट और ट्रांसलेट इट इनटू द प्रेजेंट वैल्यू टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। तो एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं 1 लाख। और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, मिनिमम लीज पेमेंट को जो आप हमें दोगे वो भी आ रहा है 98,000, 1,05,000। तो इसका मतलब मैक्सिमम पोर्शन तो कवर हो गया। हमने तो आपसे एसेट का पूरा दाम ले लिया, हमने एसेट का दाम दे करके खरीदी थी और अब आपको एसेट वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एसेट अब आपकी हो जाएगी, आपसे हम मैक्सिमम वैल्यू कवर अप कर ले रहे हैं एसेट का। जब एसेट आप वापस करोगे हम उसको फिर काम पर लगा देंगे। मेरी बात समझ, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कवर कर दिया। मैंने जो आपसे किराया मांगा है वो मैक्सिमम वैल्यू को कवर अप कर रहा है, या जो मैक्सिमम लाइफ है वो आप यूज कर ले रहे हो, या एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आप बाय करोगे, दिस इज सर्टेन, या एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आई विल गिव यू एन ऑप्शन टू बाय द एसेट एंड सर्टेनली यू विल बाय दैट। यही तो अभी तक बताए मैंने। ये फाइनेंस लीज के इंडिकेटर्स हैं। द लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। लीज्ड एसेट ऐसी है कि आपके सिवा कोई दूसरा यूज भी नहीं कर सकता। ओ आपको जो मैंने एसेट लीज्ड एसेट दी है ना, ओनली यू आर द परफेक्ट पर्सन टू यूज दैट एसेट फॉर योर ओन पर्पसेस। मीन्स if I just want to make it available to any other person, the other one person is not easily available, but you are ready to get the asset on lease right now, and this is the asset which can be utilized by you in a perfect manner. तो जब एसेट आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और आप ही के यूज के लिए बनाई गई है एसेट या खरीदी गई है एसेट, और मैं आपको वो किराए पर दे रहा हूं, इट मीन्स आपने देखा होगा बैंक वगैरह में जो डीजे लगते हैं, डीजे वो डांस वाले नहीं, डीजे जो डीजल जनरेटर होते हैं, बड़े बड़े जनरेटर लगते होंगे, आपने देखे होंगे। लाइट जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं और नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता। तो एक बार जनरेटर, मान लो मेरा काम है, मैंने जनरेटर खरीदा, बैंक में लगा दिया, अब तो गया वो जनरेटर। अब आपको किराए से मतलब है, बात खत्म। जनरेटर का अब गया, काम खत्म। आपको रिपेयर मेंटेनेंस देखना है, बैंक आपको पे करेगी, उसका किराया भी पे करेगी, उससे रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बैंक के हो गए। मेरी बात समझना, ये सिस्टम है। हम उसी तरह के एसेट्स की बात कर रहे हैं, लीज्ड एसेट्स की। यहाँ पर भी जो हम पैसा वसूल ले रहे हैं ना,
सब्सटेंशियली फुल वैल्यू वसूल ले रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो तो, या फिर जो एसेट मैंने खरीदी है वो स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए ही यूज करने के लिए। ये कौन से इंडिकेटर्स हैं? ये फाइनेंस लीज के। इसके अलावा भी 3 दिए हुए हैं और कि ये एक्स्ट्रा फाइनेंस लीज के एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं इंडिविजुअली या कंबाइंड करके। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा आपको टेक्निकल ले चलूंगा तो आप थोड़े बीमार हो जाएंगे। चला देखते हैं। इफ द लेजी कैन कैंसिल द लीज एंड द लेजर्स लॉसेस एसोसिएटेड विद द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड बाय द लेजी। मान लो मैंने आपको कहा कि लीज आप कैंसिल कर सकते हो किसी भी समय। नाउ एज एंड व्हेन यू विल कैंसिल द लीज, now there are some losses which can be arises to me. Now at that time you are saying that yes, those losses will be borne by you. It means it's a case of the finance lease, because risk and rewards are transferred to you. This is a great example for that. Means मैं अगर आपसे कहता हूँ ये एसेट आप ले जाओ, आप लीज पर मैंने दे दिया, और लीज आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो एट एनी टाइम। आपने 3 महीने बाद कैंसिल कर दिया, नाउ देयर इज अ लॉस टू मी। आप देख सकते हैं इस समय प्लान चलता है ना इसका, किसका, वोडाफोन का। 2 मिनट के लिए, आई एम नॉट अ एडवर्टाइजर ऑफ दैट, लेकिन मैं देख रहा हूँ उन्होंने कहा आप प्राइम वीडियो भी चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स भी चला सकते हैं, ये मेंबरशिप वो मेंबरशिप, लेकिन आप कैंसिल करेंगे ना तो 6 महीने से पहले कैंसिल नहीं कर सकते। नॉन कैंसिलेबल प्लान है भाई। 6 महीने से कैंसिल नहीं कर सकते अगर आप इस पोस्ट पेड में जाते हैं और इस स्कीम को चालू करते हैं तो। दिस इज द प्लान। उसी तरह ये भी है कि आप कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन जो लॉसेज होंगे वो अब आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो अगर आप तैयार हो उसके लिए तो इट्स अ केस ऑफ फाइनेंस लीज। दूसरा, अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है रेजिडुअल वैल्यू में, फिलहाल मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा रहा रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि अभी अब इसके बारे में पूरा का पूरा टाइम जाएगा, छोड़ देते हैं, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, जब भी हम लीज का क्लासिफिकेशन, अब ये तो कुछ दिमाग में गया ना, कब हम किसको ऑपरेटिंग लीज मानेंगे, कब हम किसको फाइनेंस लीज मानेंगे। पहले तो हमें ये बाइफरकेट करना है विच वन कैटेगरी ऑफ लीज इज नोन एज फाइनेंस लीज एंड विच वन कैटेगरी ऑफ लीज इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये मुझे कैटेगराइजेशन कब करना है, नॉट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म और एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द लीज, वी आर नीडेड टू कैटेगराइज इट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमको उसको तय कर लेना है कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। एट द स्टार्टिंग ऑफ द लीज, जब हम लीज पर देने जा रहे होते हैं एसेट को, उसी समय हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी कैटेगराइजेशन के बेसिस पर एंट्रीज करनी है, जो हमें अकाउंटिंग करनी है, जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करेंगे। वी हैव टू ट्रांसैक्ट, वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड दोज एंट्रीज इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द लीज। जिस तरह की लीज होगी उस तरह से आपकी अकाउंटिंग होगी, क्योंकि मैंने कहा फाइनेंस लीज में अलग एंट्रीज होती हैं और ऑपरेटिंग लीज में अलग एंट्रीज होती हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू डिटरमाइन इट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। तो हमें लीज क्लासिफिकेशन इज मेड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, ये याद रखना है। ये रिव्यू वाला केस है, तो देखा जाएगा कि अगर कोई चीजें चेंज होती हैं तो क्या होगा, और अगर कुछ एस्टिमेट्स में चेंज होते हैं, मैं उसके बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहता। जो मैं छोड़वा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि वी विल नॉट टच अगेन दोज पॉइंट्स। यस, एट द टाइम ऑफ स्टडिंग और रीडिंग ऑफ द फर्दर सेशंस विल कवर ऑल दीज थिंग्स। तो आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें छूट गई तो छूट गई, आएगा धीरे धीरे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ढंग से सुनते जाएं। जब हम फाइनेंस लीज की बात करेंगे ना, तो इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं आपको, और आप लेजी हैं, लेजी नहीं है, लेजी हैं, किराएदार हैं आप एक तरह से। लेकिन चूंकि ये फाइनेंस लीज है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम लाइफ, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू के बराबर या उसके आसपास भटक रही है, कुछ ऐसा है जो हमें इंडिकेट देता है कि ये फाइनेंस लीज का केस है। तो उस केस में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में
हमें तो आपको पैसा देना ही है, आप मुझे पैसा देंगे ही देंगे, किराया देंगे ही देंगे, तो मुझे लाइबिलिटी तो आपको दिखानी ही पड़ेगी। आप अपनी बुक्स में लाइबिलिटी तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही साथ फाइनेंस लीज होने के कारण आप एसेट में भी दिखाएंगे। अरे 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 सर, ये क्या हो गया? एसेट, वो भी आपकी, किराएदार की। अरे अकाउंटिंग बता रहे हैं, आप लीगल ओनर नहीं बनने जा रहे, ये बात तो दिमाग बैठा लो। यू आर डूइंग ओनली दीज थिंग्स फ्रॉम योर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। If the right is given to you to show it as an asset in your books of account only for the accounting purposes, it doesn't mean at all कि आप कोर्ट केस कर दो कि अकाउंट में हमको तो बोला गया है हम मालिक हैं तो हम तो मालिक हो गए। ना 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 ना, एसेट ट्रांसफर नहीं हुई है, एसेट का राइट दिया गया है यूज करने के लिए। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि आप एसेट का मेजर लाइफ, मेजर वैल्यू, मेजर जो उसका वैल्यू है वो आप हमें दे रहे हो एज अ मिनिमम लीज पेमेंट, फेयर वैल्यू के इक्वल है, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि वो आपकी एक तरह से एसेट है, क्योंकि सब्सटेंशियली सारे के सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपको दे दिए गए। बोलो भाई, हमें ना बस सारी मेहनत इसी में ही करनी है, इस केस में फाइनेंस लीज के बारे में इसी में ही मेहनत करनी। वंस यू डिड दैट, आपका टॉपिक ओवर, ज्यादा मेहनत उसके बाद रही है। अब इसको समझने के लिए हमें पूरे अपने हाथ पैर मारने पड़ते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग लीज में कुछ नहीं, मेरे लिए खर्च, मेरे लिए इनकम, आपके लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम, आपके लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम, आपके लिए खर्चा। दिस इज द प्योर केस ऑफ द ऑपरेटिंग लीज। बट यस, द प्रॉब्लम विल अराइज एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में ही सारा का सारा टिटिम्मा है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं भाई। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कैंसिलेबल लीज, दो तरह की लीज हो सकती है, कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल लीज। नॉन कैंसिलेबल लीज ऐसी लीज जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एयरटेल का, वोडाफोन का, वही चीज यहां पर भी। कैंसिलेबल लीज जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, नॉन कैंसिलेबल लीज जिसको लीज टर्म में कैंसिल नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो उससे रिलेटेड लॉस आप बर्दाश्त करने को तैयार हो जाओ। A non-cancelable lease is a lease that is cancelled only upon the occurrence of some remote contingency event with the permission of the lessor। आपके पास राइट नहीं है। If the lessee enters into a new lease for the same or an equivalent asset with the same lessor, or upon payment by the lessee of an additional amount such that its inception continuance of the lease is reasonably certain। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ये समझ में आया, एक कैंसिलेबल, एक नॉन कैंसिलेबल लीज वो लीज होती है जिसमें आपके पास पावर नहीं है, पावर है मेरे पास, मैं चाहूंगा तो लीज कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, कोई ऐसी रिमोट कंटिजेंसी इवेंट अकर हो जाए जो मजबूर कर दे कि ये लीज कैंसिल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको अपनी जमीन पट्टे पर दे दी, मैंने कहा इस पर खेती करो पूरे 1 साल तक। अब बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, आपने काम स्टार्ट ही नहीं किया, आपने काम स्टार्ट ही नहीं किया, मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जो मेंटेनेंस करना है मैं पॉसिबल ही नहीं मेंटेन कर पाऊं, तो भैया गया लीज कैंसिल, नॉन कैंसिल में नहीं, वो कैंसिल हो गई। अपॉन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटिजेंसी और विद द परमिशन ऑफ द लेजर और द लेजी इंटर्स इनटू अ न्यू लीज। अगर आप मेरे साथ किसी नई लीज में चले जाते हो उसी तरह की एसेट और नए लीज टर्म के साथ, तो ये पुरानी वाली लीज टर्म कैंसिल हो जाएगी। दैट्स इट। इसको हम कहते हैं नॉन कैंसिलेबल। एक जैसे आप देखते हैं ना कि किराए पर जाते हैं, आप लोग 2-4 होते होंगे, 11-11 महीने का किराया, 11 महीने का किराया पर किसी को एग्रीमेंट रखा, फिर 11 महीना, फिर 11। पर्पज ये नहीं होता निकालना, पर्पज लॉ को डिफीट करना होता है, और 11-11 महीने का ये चक्कर चलता रहता है। मेरी बात ढंग से समझना, 11-11 महीने का ये सिस्टम रोटेशन चलता रहता है, तो ये लीज रिन्यू हो जा रही है, रिन्यू हो जा रही है। सामने वाले ने भी बिजनेस में पैसा फंसा रखा है भाई, उसने 50 लाख रुपए तो रिनोवेशन वगैरह पर कॉस्ट लगाई दी है बिल्डिंग पर, अब मैं उससे किराया ले रहा हूं 1 साल के लिए, तो उसने 50 लाख नहीं ना लगाया होगा, हाँ या ना? तो यही है कि अपॉन इफ द लेजी एंटर्स इनटू अ न्यू लीज फॉर द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट विद द सेम लेजर, तो ये नॉन कैंसिलेबल लीज है। और अपॉन पेमेंट, ठीक है। लीज टर्म, लीज टर्म इज द नॉन कैंसिलेशन पीरियड। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपको कोई एसेट दी 10 साल के लिए,
मेरी बात ढंग से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। मैंने कोई एसेट आपको दी 10 साल के लिए, और मैंने आपको कहा 6 साल तक आपके पास कोई ऐसा पावर नहीं है। कितने साल तक? 6 साल तक। क्या बात है, आज पेन मेरी फिर धोखा दे रही है। 6 साल तक आपके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि आप लीज को कैंसिल कर सको। कितने साल तक? 6 ईयर्स तक आपके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि आप लीज को कैंसिल कर सको। लीज है कितने साल की? 10 साल की। कितने साल तक आप कैंसिल नहीं कर सकते? 6 साल तक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 6 साल हैं। ये बाकी के 4 साल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ढंग से सुनेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम ये चीज़ बिल्कुल आपको बताने जा रहे हैं। इस पर एक पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, उस समय आप ये कहेंगे सर ये कैसे, वो समझ लो, अभी उस समय भी बोलूंगा मैं। द लीज टर्म इज द नॉन कैंसिलेशन पीरियड। तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितनी है इसमें? 6 ईयर्स। टोटल लीज टर्म है 10 साल का, लेकिन उसमें 6 साल तक आप कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द 6 ईयर। The of for which the lessee has agreed to take on lease the asset together with any future period for which the lessee has the option to continue the lease of the asset with or without further payment, which option at the inception of the lease it is reasonable so that the lessee will exercise। ठीक है, फिलहाल आपको केवल इतना याद रखना है कि नॉन कैंसिलेबल लीज का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है, मान लो लीज टर्म 10 साल की है, 6 साल तक यू आर नॉट कैपेबल टू कैंसिल इट, तो दिस 6 ईयर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर अकाउंटिंग पर्पजेस। इज इट क्लियर? एक वर्ड आएगा हर जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस यही है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं ना इस समय, वो फाइनेंस लीज को ही बेस लेकर के बात कर रहे हैं। किसको? और इसी के बेसिस पर हमारे चूंकि पूरा का पूरा चैप्टर भी कवर होना है, इसी लीज को बेस लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेटिंग के बारे में कोई बात नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। वो लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आफ्टर हार्डली 15 to 20 minutes विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग लीज। बट येस, रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स विल बी बेस्ड ऑन आवर फाइनेंस लीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग। किसके किसके बुक्स में? लेजर एज वेल एज लेजी। मेरी बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, आपके बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, दिस इज द मैटर टू सी कि कैसे रिकॉर्डिंग होती है एंट्रीज की। और उसके लिए जो हम लोग को पढ़ना है बहुत ही ढंग से देखेंगे। मैं आज आपको मिनिमम लीज पेमेंट के बारे में बताता हूं। ये ठीक, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हेडेक नहीं लेने का, बस पेन चलती रहे तो कोई हेडेक नहीं है। जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। आ गए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसका हमें था इंतजार। लो वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। मिनिमम लीज पेमेंट, जिसको हम नाम देते हैं एमएलपी। ये एमएलपी क्या है? दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग है। लेजर के लिए एमएलपी अलग है, लेजी के लिए एमएलपी अलग है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? आ रहे हैं, आ रहे हैं सर। किराया तो आप ही हमको देंगे, तो जो आप हमें देंगे वो। अच्छा जी, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पर। जो आप हमें लीज रेंट देंगे ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारा मिनिमम लीज पेमेंट है। हाँ, और क्या है? मिनिमम लीज पेमेंट क्या है? जो आप हमें देंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा भी कुछ देंगे? हाँ सर, बिल्कुल देंगे। और क्या देंगे आप? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू।
सर ये रेसिडुअल वैल्यू तो समझ में आता है, आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, रेसिडुअल का मतलब होता है ये और रेसिडुअल का मतलब होता है वो, पढ़ा है, कभी ना कभी देखा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गारंटेड क्या है? okay. जब आप हमें इस चीज की गारंटी देते हो कि इस एसेट की रेसिडुअल का इतना हिस्सा हम आपको देंगे ही देंगे एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, आप हमें गारंटी देते हो, या आपके बिहाफ पर कोई दूसरा बंदा गारंटी देता है, मैंने क्या बोला, या तो आप गारंटी दो या आपके बिहाफ पर कोई थर्ड पार्टी ना यूज करें, आप गारंटी देते हो या आपके बिहाफ पर कोई दूसरा बंदा हमें गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ द लेजी, वो होता है आपका गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। कौन दे रहा है गारंटी? लेजी और ऑन बिहाफ ऑफ द लेजी। वो यहां कवर है। चलें आगे, थोड़े नए नए टेक्निकल टर्म जुड़ रहे हैं। कौन गारंटी दे रहा है? अब ये बात आ गई, थर्ड पार्टी कहां से आ गई सर इसमें? इसमें थर्ड पार्टी कौन गारंटी देने जा रहा है भाई? ये एमएलपी में थर्ड पार्टी कहां से आ गई? अच्छा, ये नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ द लेजी, ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये ऑलरेडी लेजी के ही हिसाब में है। ये थर्ड पार्टी वो है, मान लो मैंने आपको कोई एसेट दी, ढंग से सुनेंगे, मिस्टर एक्स ने वाई को एसेट दी 10 साल के लिए, 10 साल बाद ये एसेट इसके पास वापस आ गई, इसने जेड को ये एसेट दे दी 5 साल के लिए, और इसके साथ इसने इसके साथ भी लीज एग्रीमेंट कर लिया, इसके साथ भी लीज एग्रीमेंट कर लिया इन टुडेज टर्म, आज ही एग्रीमेंट हो गया। इसने जो गारंटी दी या इसके बिहाफ पर जो इसने गारंटी दी वो इसके मिनिमम लीज पेमेंट में आ गया, प्लस इसने जो गारंटी दे रखी है ये है आपकी थर्ड पार्टी। हो सकता है भाई, तो इससे कोई लेना देना नहीं इसका, किससे? लेसी से। तो इसको लेसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसको तो गारंटी मिल गई। दोनों में फर्क समझ में आया? एंड दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टूड देन वेल एंड डन। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अकाउंटिंग करने में काफ़ी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सर एक बात बताइए, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, यानी इसके लिए एमएलपी ये रहेगा और इसके लिए एमएलपी, ये दोनों के एमएलपी में डिफरेंट रहेगा? हाँ रहेगा। हाँ, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू में थर्ड पार्टी अगर गारंटी दे देती है इट विल स्लाइटली चेंज। ओके, ये है मिनिमम लीज पेमेंट। हाँ, एक चीज और, मिनिमम लीज पेमेंट में डज नॉट इंक्लूड, दो चीजों को शामिल नहीं करेंगे हम लोग, एक कंटिजेंट रेंट, एक होता है कंटिजेंट रेंट, और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आएंगे, देखेंगे उसमें। चलिए, दो चीजों को शामिल नहीं करेंगे हम लोग एमएलपी में, मिनिमम लीज पेमेंट में हम लोग दो चीजों को शामिल नहीं करेंगे, देखेंगे थोड़ी देर में। MLP are the payments over the lease term that the lessees or can be required to make excluding contingent rent, cost for services and cost to be paid by and reimbursed to the lessor together with। तो इस चीज को तो आप बिल्कुल अलग कर लेंगे, ये हमारा MLP का पार्ट नहीं बनता, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। ये MLP का वैल्यू नहीं बनता। कौन कौन सी चीजें? एक कंटिजेंट रेंट, दूसरा कॉस्ट फॉर सर्विसेज एंड टैक्सेस टू बी पेड बाय एंड रीइंबर्स टू द लेजर, वो भी MLP का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, क्यों? देखा जाएगा।
कहा गया लीज टर्म में जो कुछ भी आप हमको दोगे इन दो के सिवाय वो सब एमएलपी का हिस्सा है, टुगेदर विथ किसके साथ? इन द केस ऑफ द लेसी एनी रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी। अरे हाँ सर, इन द केस ऑफ लेसी, इसके केस में ये लेसी या उसके ये लेसी या उसके बिहाफ पर कोई बंदा गारंटी दे रहा है। इन द केस ऑफ द लेजर गारंटी गिवन बाय लेसी और ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी। नंबर 1 ये ऊपर वाला दोनों में शामिल हुआ था, ये दोनों में शामिल हुआ, यस और नो? अच्छा, सेकंड कौन सा? बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फाइनेंशियली कैपेबल ऑफ मीटिंग दिस गारंटी। अगर कोई थर्ड पार्टी गारंटी दे रही है देन इट विल बी इंक्लूडेड, बट यस ओनली इन द केस ऑफ द लेसर, नॉट इन द केस ऑफ द लेजी। अंडरस्टूड जी। However, if the asset has an option to purchase the asset at a price which is expected to be sufficient, छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा हिसाब किताब। अभी तक हमें नहीं लगता कि हम ज़्यादा टेक्निकल हुए और आपको कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो। जो छोटे छोटे पॉइंट छुटपुट छूट रहे हैं ना, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे साथ में होते जाएंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कब कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? फेयर वैल्यू क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा, अब चूंकि डेफिनेशन पार्ट चल रहा है तो छोटी मोटी चीजें समझ लेते हैं आज। फेयर वैल्यू क्या होता है? हम दो लोग, मैं विलिंग लेजर, आप विलिंग लेसी, आपको एसेट किराए पर लेनी है, आप तैयार हो, मैं भी तैयार हूं एसेट किराए पर देने के लिए। जो वैल्यू हम दोनों लोग मिल करके डिसाइड करेंगे दैट इज टू बी नोन एज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज। मैं आपको दो पार्टीज हैं, एक खरीदना चाहती है एसेट, एक बेचना चाहती है। एक पार्टी एसेट खरीदना चाहती है, एक पार्टी एसेट बेचना चाहती है। दोनों के पास मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए और दोनों लोग रेडी हो एक बेचने के लिए एक खरीदने के लिए। तो वहां पर जो वैल्यू डिटरमाइंड होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू। could be exchange or a liability settled between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction। यानी सीधे सीधे कोई biased वैल्यू ना हो, ठीक है ना, जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ना हो पहले से ही। अगर मुझे ये पेन बेचनी है, आपको ये पेन खरीदनी है, बात खत्म। आई एम विलिंग सेलर, यू आर विलिंग बायर। नाउ वॉट एवर द प्राइस विल बी डिटरमाइंड इट वुड बी नोन एज फेयर वैल्यू। एक्चुअल में इसकी कॉस्ट कुछ दूसरी हो सकती है या एक्चुअल में इसकी मार्केट वैल्यू दूसरी हो सकती है, लेकिन जिस वैल्यू पर हम दोनों आपस में रेडी होते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस पर, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पर इस पेन को एक्सचेंज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वो कहलाता है फेयर वैल्यू। ओके। इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ किसको कहते हैं? इट इज द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल। मान लेते हैं ये पेन खरीदी मैंने और ये पेन 2 साल तक चलेगी, 2 साल तक ये पेन मुझे फायदा देगी। इट्स अ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। मैंने पंखा लगवाया, नाउ आई वॉज होपिंग दैट द फैन विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर नेक्स्ट 5 years, लेकिन आज 8वां साल चल रहा है। अब ऊपर मत देखना, दिखेगा नहीं। 8वां साल चल रहा है, हवा भी दे रहा है, अब पंखे की बुक वैल्यू खत्म, बैलेंस शीट में पंखा दिख नहीं रहा क्योंकि बैलेंस शीट में पूरा डेप्रिसिएशन तो मैंने 5 साल में ही चार्ज कर लिया। Even though the fan is working, मेरी बैलेंस शीट में एसेट 0 है, लेकिन फैन है, काम कर रहा है। तो किसी एसेट की बुक्स में वैल्यू 0 हो जाने का मतलब ये नहीं कि एसेट ऑपरेशनल नहीं है। एसेट अभी भी वर्क कर रही है, वो ऑपरेशनल है, हवा दे रहा है भाई। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हो गया। तो अगर आप लाइफ को जोड़ते हैं उसके ईयर्स में, तो एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर्स। मैंने मशीन खरीदी जिसकी मुझे लगता है 1 लाख यूनिट्स की केवल आउटपुट दे पाएगा। कितना? 1 लाख यूनिट्स आउटपुट दे पाएगा, या ये 1 लाख घंटे वर्क करेगी, 1 लाख आवर्स वर्क करेगी ये एसेट। ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ हो जाती है। अब वो 1 लाख घंटे आप एक दिन में यूज करो या 4 साल में यूज करो, मेरी बात समझना, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। 6 महीने में यूज करो या साल भर में 1 लाख घंटे यूज करो, दैट इज अप टू यू। 6 महीने में भी यूज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए,
लेकिन फिलहाल मैंने मान लिया 1,00,000 घंटे अगर उस एसेट की यूजफुल लाइफ है तो वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, क्योंकि उतने ही आवर्स में हम उस एसेट से काम ले सकते हैं और कमा सकते हैं। अच्छा, बात समझ में आई। यूजफुल लाइफ, द पीरियड ओवर विच द एसेट, छोड़ दो रेजिडुअल वैल्यू। ओके, अब आपके दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी। सर आपने जब रेजिडुअल वैल्यू पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपने हमसे कहा था गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। कौन सा? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। यानी रेजिडुअल वैल्यू दो तरीके का होता है, बिल्कुल दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, और एक को कहते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और आपको बिलीव नहीं होगा, देखने और सुनने में तो ये वर्ड्स बहुत छोटा है, लेकिन मैं बता दूं सारा क्वेश्चन का कबाड़ बस यही खराब करता है। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, गारंटेड भी टेंशन नहीं देता, आपको सारी मेहनत बस यहीं पर आकर के आपकी मेहनत को ये चौपट कर सकता है अगर आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि न्यूमेरिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमारा इसी पर ही रहेगा, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है बस इसी में ही हेर फेर कर सकता है, बाकी तो बहुत आसान है। सर ऐसा क्या है इसमें? ऐसा क्या है इसमें, बता दीजिए, हिंट दे देते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मैंने कहा मेरे पास एक 1,00,000 की एसेट है। नाउ आई एम थिंकिंग दैट आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट आई कैन रीसेल इट एट ₹10,000। दिस इज द रेजिडुअल वैल्यू। नाउ यू आर रेडी टू पे इट टू मी ₹8,000 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लीज टर्म। तो रेजिडुअल वैल्यू की गारंटी आप दे रहे हो 8,000, और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 2,000। बस इतना आज समझो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहीं से क्वेश्चन पिक करेंगे, यहीं से टॉपिक पिक करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी तक जितनी भी मैंने चीज समझाई, आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बस आज के सेशन के बाद इस पर लेना है, ये, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन डिसाइड करता है, ये और रेजिडुअल वैल्यू, दैट्स इट। एमएलपी का मतलब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो लीज रेंट देगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीज रेंट देगा प्लस जो गारंटी देगा खुद या किसी के बिहाफ पर। दूसरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे आपसे मिलेगा पीरियोडिक पेमेंट प्लस जो गारंटीड वैल्यू आप देंगे, आपके बिहाफ पर कोई देगा, या थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट जो है, आपसे किसी का तरह का कोई कनेक्शन नहीं, वो अगर हमें रेसिडुअल वैल्यू की गारंटी देती है तो वो भी मेरे लिए एमएलपी का पार्ट बनेगा। ये याद रखना है। और दो चीज़ें शामिल नहीं होनी है, कॉस्ट एंड सर्विसेज की वैल्यू एक्सक्लूड कर देना एमएलपी में से, और कंटिजेंट रेंट। कंटिजेंट रेंट क्या होता है नेक्स्ट सेशन में इसके नीचे आएगा, पक्का आएगा ये, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।